पर भी हमले नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ डील हो रही है, वहाँ पर हमले हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल इस पूरे एजेंडे से इत्तेफाक नहीं रखता, और आपकी जानिब से भी बयान आया ईरान की तरफ से भी कि हम इस सीज़ फायर को बिल्कुल भी नहीं सीरियस देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीज़ फायर की बात हो रही है, वहाँ इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। और अमेरिका को लेकर भी बयान है कि अमेरिका पर भी भरोसा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत कोर मीडिएशन कर रहा है, और मुझे लगता है ये हिस्टोरिकल मीडिएशन है पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत अच्छा होता अगर ये जंग रुक जाती। लेकिन इजराइल कंट्रोल में अमेरिका के नहीं है। क्या अब ट्रंप साहब का वो दबदबा, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर का था, वो जो जियोपॉलिटिकल पावर थी अमेरिका की, मुझे लगता है अब खत्म हो रही है आपदे साहब, कि आप कोई कंट्रोल में नहीं है, आपका दोस्त, आपका साथी कंट्रोल में नहीं है, आप पीस टॉक कर रहे हैं इस्लामाबाद में, वहां मार रहा है इजराइल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे जो को पैनलिस्ट हैं यहाँ पर उनको और आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों यानी हिंदुस्तानियों की खिदमत में सलाम और अदब आदाब अर्ज करते हैं। और जी हाँ, आपने जो बात आखिरी बात जो कही कि क्या अमेरिका का वो दबदबा जो था वो अब उसका क्रेज जो है, या ये कहा जाए कि उसका जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि जंग की शुरुआत से, जंग से पहले के अगर हालात को आप देखें तो उस वक्त जो ओमान के मीडिएटर थे, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर अबू सईदी साहब, उन्होंने जंग शुरू होने के बाद ये बात कही थी कि हमने जो जो बात जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें ईरान और अमेरिका एक तवाफुक के ऊपर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे, और अच्छी डील चल रही थी, अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, और ये उम्मीद हो रही थी कि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे। लेकिन बीच में अमेरिका ने धोखा दिया और इसराइल ने धोखा दिया, और ये हमले फिर से शुरू हो गए। अब जंग के पहले के हालात देखें, स्टेट ऑफ हुर्मुज को आप पहले ले लें, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज खुला हुआ था, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे जहाज आ रहे थे जा रहे थे, तमाम दुनिया के लिए कोई मुश्किल उस वक्त नहीं थी। जी। अरब देश भी जो है वो स्पेशली जो है वो यूएई और सऊदी अरबिया, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, कुवैत बहरीन के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, सब काम आराम से हो रहा था। लेकिन ईरान ने उससे पहले ये बता रखा था कि अगर इस बार हमारे ऊपर जंग होती है तो ये पूरा रीजन आग में जलेगा। अगर हमको, यानी आप ईरान को देखिए, ईरान ने तकरीबन 47 साल से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज का काम किया है, बात करने का काम किया है, बातचीत के जरिए से मसले हल करने का काम किया है। एक भी हमले आज तक ईरान ने कभी पहल नहीं की थी, और ना अभी भी पहल नहीं की, अभी भी ईरान के ऊपर हमले ही हुए। तो वहां पर से ईरान पहले ही ये बात कहता हुआ चला आ रहा था कि हम देखिए अमन और शांति चाहते हैं दुनिया में, रीजन में, मगर यहाँ पर आब्दी साहब पानी जो माफी है वो चाहता हूं, अब मैं वहां आपको से बीच में रोक रहा हूं। ईरान ने हमले नहीं किए, लेकिन हूती और हिजबुल्लाह तो हमले कर रहे थे, और ये नैरेटिव इजराइल का भी था कि हम पहले नहीं मारेंगे, अगर आपकी तरफ से हमला हुआ तो फिर हम रुकेंगे नहीं। अगर ये बात है तो ठीक। ईरान ओके, ईरान हम बात हूती कर लेते हैं हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह ईरान के के ऊपर। प्रॉक्सी हैं आब्दी साहब, आप हमला ना करें, मैं नहीं हमला ना करूं, बिल्कुल अपने साथियों से करवाऊं, नहीं, मसाइल तो एक ही है। नहीं बिल्कुल नहीं, मसाइल जी, अलग अलग हैं। समझाएं। हिजबुल्लाह ये बताइए कब वजूद में आया? हम्म। इसराइल बनने से पहले वजूद में आया या इसराइल बनने के बाद वजूद में आया? हम्म। इसराइल बनने के बाद वजूद में आया, जब इसराइल ने लुबनान के ऊपर कब्जा कर लिया, हम्म। लुबनान के एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया, वहां के लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया, वहां के बेगुनाहों को मारना शुरू किया। हम्म। तो फिर वहां की हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह लुबनान की अवाम है। हम्म। हिजबुल्लाह लुबनान की अवाम है। हम्म। वो उठे, उन्होंने एक अपना जो है वो फौजी स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद इसराइल से मुकाबला करना शुरू किया। एक बात। दूसरी बात, हिजबुल्लाह जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, 33 उसके मेंबर्स जो हैं वो लुबनान के पार्लियामेंट में है। हम्म। तो अगर ये कहा जाए कि ये प्रॉक्सी है, ये नहीं, प्रॉक्सी नहीं है। हम्म। ईरान हिमायत करता है, ईरान जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उसका, उसने कभी ईरान स्वार्थी नहीं है। अगर चाहता ईरान इस्लामी इनकलाब के बाद तो आराम से अमेरिका के साथ डील कर लेता, तुम लोग जो है वो इसराइल मारते रहो, हिजबुल्लाह को, लुबनान को, फिलिस्तीन को नहीं। उनका स्टैंड पहले से क्लियर था, हर मजलूम के साथ हम खड़े हुए हैं, वो अभी तक खड़े हुए हैं। और इनकी जो डील हुई है अभी, जो उन्होंने 10 पॉइंट जो दिए हैं, उसमें भी उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि लुबनान और जो हमारे रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनके ऊपर हमले रुकने चाहिए। असल चीज जो है वो इसराइल है, असल प्रॉब्लम इसराइल है। प्रॉब्लम ने, इसराइल ने रीजन में प्रॉब्लम शुरू की, इसराइल ने लोगों को, बेगुनाहों को अपने वो ग्रेटर इसराइल वाले एजेंडा के तहत
मारना शुरू किया, बेगुनाहों के ऊपर हमला करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है वहां की आवाम खामोश तो नहीं बैठेगी, और वो अकेली भी नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है वो लोग जो जुल्म के मुखालिफ हैं और मजलूम का ख्याल रखने वाले हैं वो उनका साथ देंगे। तो इसमें कौन सी खराब बात है? अमेरिका आखिर इसराइल रीजन में अमेरिका की प्रॉक्सी है या नहीं है? इसराइल जो है वो वॉर क्राइम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी कल जो हमले किए हैं, परसों जो हमले किए हैं, उसने कौन से जो है मिलिट्री स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमले किए हैं? बेरूत में, बेरूत के एयरपोर्ट को मारा है, वहां पे कौन से हिजबुल्लाह के जहाज खड़े हुए थे? वहां पर उसने जो है वो सिविलियंस को मारा है, रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं उनको मारा है, वहां पे कौन से हिजबुल्लाह के वहां पे लड़ाके हैं? राइट। तो आप, एक मिनट, दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ी बात उठाई जाती है आतंकवाद की, और आतंकवाद की मैं कह रहा हूँ आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद का साथ देने वाले मुर्दाबाद, आतंकवादी बनाने वाले मुर्दाबाद, जो लोग आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मुर्दाबाद। अब आप देखिए जोए कैंट कह रहे हैं कि आईसीएस को, आईएसआईएस को हमने बनाया, अलकायदा को जो है वो हमने बनाया। जब जिस वक्त शाम में और इराक में, सीरिया और इराक में जिस वक्त ये आईसिस के लड़ाके उस वक्त बेगुनाहों को कत्ल कर रहे थे, और जब सीरियन फौज उनको मार रही थी, तो उनके जख्मी जो थे वो जाकर इसराइल के हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, नेतन्याहू जाके उनसे मिल रहा था। तो अभी क्यों नहीं पब्लिक कह रही है, क्यों दुनिया नहीं कह रही, क्यों आप लोग मीडिया नहीं कह रहा है कि इसराइल आतंकवाद है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला है? क्यों नहीं जो है वो इसराइल मुर्दाबाद, ये नारे क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? क्योंकि इसराइल तो ये काम कर रहा है और अमेरिका को उसका पूरा सपोर्ट है। ऑलराइट अब्दी साहब, जब प्लीज भी स्टे बात विद मी। हिजबुल्लाह की, हमास की आती जी है, ईरान की तरफ ही क्यों आती है बात? जी जी, अगर ऐसा है तो बराबर, बैलेंस बराबर होना चाहिए ना। आखिर बिल्कुल हमें किस बात का खौफ है? ठीक है। आखिर मीडिया को किस बात का डर है भाई कि वो कहे कि इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल जो है वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट का साथ देने वाला है, वो ऑलराइट टेररिस्ट अब्दी ग्रुप साहब, बना पॉइंट रहा टेकन, है। पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विद मी, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं गोडसे साहब के पास जाऊं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, अरविंद सर मैं आपके पास आ रहा हूं। दो चीज़ें हैं, जैसा कि वजीहा भी कह रही हैं कि उनको इस बात का बहुत 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 शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस मीटिंग जो वहाँ चल रही है, और हम सब भी चाहते हैं कि कुछ कुछ बेहतर निकले इस मीटिंग से। लेकिन ट्रम्प साहब को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को आगे करने के चक्कर में, पाकिस्तान के नंबर बढ़ाने के चक्कर में तो ट्रम्प साहब फंस गए हैं। दूसरा, आपके कंट्रोल में इजराइल नहीं है। जो अब्दी साहब जो बातें कह रहे हैं उनका अपना जो तर्क है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन वो उनका अपना तर्क है। क्या अब अमेरिका की बिल्कुल नहीं चल रही है तेजावत साहब? क्या अमेरिका वर्ल्ड लीडर बनने के चक्कर में अपना पैर हाथ सब कुछ फंसा चुका है? ईरान के सामने अब वो फंस गया है। ये एक तरह का सीज फायर नहीं था, एक तरह का सरेंडर था अमेरिका का, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा जो नैरेटिव चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं तेजावत साहब? आशीष साहब, बिल्कुल मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसा आप देख रहे हैं। पहली बात तो मैं इसको सीज फायर मानता नहीं हूँ, कारण ये कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। और इसमें जो चीजें थी, ईरान तो पहले भी इनकी नहीं मानता था, और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की पहले भी नहीं मानता था। उनको मनवाने के लिए अमेरिका ने एक के बाद एक रिजिम चेंज करना शुरू किया, और उसे ये लगने लगा कि वह बहुत ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। पर उसकी ये रथ यात्रा यहाँ वेस्ट एशिया में आके रुक गई, और अब 2000 लोगों को मारने के बाद, और गाजा में एक बड़ी संख्या में 70-80 हजार लोगों को मारने के बाद, अब अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई जो चाहे वो गाजा में चल रही थी, या हिजबुल्लाह में जो ये अटैक कर रहे हैं, या हुतीज वगैरह का जो मसला है इसराइल का, और इन सारी ही चीजों में जो अमेरिका खुद पड़ा, उन सब का कहाँ सॉल्यूशन है? मतलब किस सीज फायर की बात कर रहे हैं? अमेरिका को अभी दम घुट रहा है, तो सांस लेने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए वह पाकिस्तान के एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, और इसीलिए 9-10 घंटे की लंबी यात्रा करके वहां के बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वो सब पाकिस्तान आ रहे हैं, और ईरान को खाली मुश्किल से थोड़ा 2 घंटे की यात्रा करके, या शायद उससे भी कम, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसी अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर देश को कहाँ जरूरत पड़ गई थी कि ये सब करें? खासकर जबकि उसका जो लोगों को मारने का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2000 लोगों को मार दिया, बच्चियों के स्कूल में ही मौत की नींद सुला दिया। ये सब कुछ करने के लिए तब तक पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। इतना बड़ा सब कुछ हो गया। वो जो गाजा पीस प्लान बना रहा है, उससे पाकिस्तान की मौन सहमति है, और उसके लिए, उससे बचने के लिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम में एक खास तरीके का विद्रोह पैदा ना हो, वो रास्ते खोज रहा है, और अमेरिका का हर तरीके से साथ दे रहा है उन सारी चीजों में जहां मुस्लिम बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, और उसको मारने वाले लोग अमेरिकन और इजरायली लोग हैं। पाकिस्तान कहाँ से मीडिएट
मीडिएशन कर रहा है और किन के लिए कर रहा है, यह भी देखना होगा। और इस चीज की कौन गारंटी देगा कि यह सब चीजें जब अमेरिका वापस अपने आप को मजबूत कर लेगा और इसराइल जब वापस वो सब कुछ कर लेगा, जी। तब वह वापस हमले करने की पाकिस्तान ये गारंटी दे सकेगा कि अगर आपने ये ऐसा किया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, या हम आपसे पैसा उधार लेना बंद कर देंगे, या ये कर लेंगे। ये सब कुछ पाकिस्तान ने नहीं कहा है। तो सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक अलग ही तरीके का मीडिएशन है, जो मुझे लगता है कि दुनिया है वो इसे ऑल राइट याद सर। करेगी और कहानियों के रूप में पढ़ेगी। हाँ, प्लीज स्टे जी। विथ मी। मैं डॉक्टर गोडसे के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर गोडसे, ये अमेरिका कैसा सुपर पावर है कि इसराइल को मना नहीं पा रहा है, इसराइल के कंट्रोल में, मतलब इसराइल को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी पावर बिल्कुल खत्म हो गई है। आप सिर्फ नाम के शेर रह गए हैं, एक पिक्चर वाला जो शेर होता है। आपका में जो पूरे मीडिया का नैरेटिव चल रहा है ना कि अमेरिका कमज़ोर है, उसको अभी 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। एक मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, ठंडे दिमाग से सोचो। वो सवाल पूछने के पहले मैं 2 क्विकली फैक्ट चेक करूंगा। वो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हिजबुल्लाह के 33 मेंबर है पार्लियामेंट में। 33 नहीं है, 124 सीटें होती है लेबनान पार्लियामेंट में, उसमें सिर्फ 13 मेंबर लेबनान के हैं, तो माइनर पार्टी है, बड़ी नहीं है। दूसरा, अरविंद साहब कह रहे थे कि अमेरिका इतने दूर जा रहा है निगोशिएट करने को, पाकिस्तान बीच में कहा क्यों नहीं मिले। पाकिस्तान में निगोशिएशन सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि ईरान वहाँ गाड़ी में बैठ के रास्ते से जा सकता है। ईरान के पास ऐसा कोई हवाई जहाज़ नहीं है कि इजराइल उसको ठोक देगा अगर हवा में आ गया। तो इजराइल को नहीं चाहिए ये पीस हो जाए, तो ईरान को डर है हवा में उड़ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान अकलौता कंट्री है, इसलिए वो उधर, इसीलिए भारत नहीं है। पाकिस्तान इसलिए है कि वहाँ रोड से जा सकते हैं, नहीं तो भारत करता था। और ये जो सवाल है कि अमेरिका का क्या ख़त्म हो गया, मैं आप सबको एक सवाल पूछता हूँ, पूरे विश्व के मीडिया को। कल्पना करते हैं कि भारत और चीन में एक जंग चालू होती है, और चीन कहता है कि भारत के पंतप्रधान और कैबिनेट हमें अच्छे नहीं लगते, हम दिल्ली में आके उनको मारने वाले हैं। तो चीन आता है और युद्ध के पहले दिन पंतप्रधान और कैबिनेट को, सबको मार, भगवान न करे, लेकिन पंतप्रधान और कैबिनेट को मार देता है। क्या आपको लगता है भारत 1 महीने के अंदर चीन के साथ टेबल पे बैठ के बात करेगा? ईरान के जो खौमेनी थे, उनके सुप्रीम लीडर थे, उनके सर्वे सर्वा, उनके माए बाप, उसको अमेरिका ने दिन दहाड़े बेरहमी से पूरे विश्व के सामने बोल दिया कि आके मारने को आ रहे हवा से, उनको मार दिया। उनको मारने के बाद 40 दिन के अंदर शियाई, जो 12 शियाई फेथ होती है, उसमें जैसा भारत में 13वां होता है, वैसा 40वां बहुत बड़ा होता है शिया फेथ में। तो 40वें दिन में जहाँ पे मातम है, उसी दिन पे जिस दुश्मन ने मारा उसके साथ आप टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार हो गए, तो इसमें अभी किसका पल्ला भारी है, ऐसा आपको लगता है? और ये जो आप बात कर रहे थे ना कि इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो थोड़ी जरा ये थोड़ा सीरियस हो गया, तो फिल्मी भाषा में बात करते हैं। जब वेनेजुएला पे हमला किया था, आप सब मीडिया का नैरेटिव देख लो, तब वो कह रहे थे कि ये 6 साल चलेगा, 4 लाख सिपाही है वेनेजुएला के पास, आग लग जाएगी साउथ अमेरिका में। 45 मिनट में सब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वेनेजुएला मूवी का नाम था मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ बच्चन अकेला हीरो था, कर दिया। ईरान में चला रहे हैं दीवार, उसमें ये शशि कपूर घुस गया है इजराइल। तो शशि कपूर कभी नहीं चाहता कि दीवार की शूटिंग खत्म हो। उसने 3 चीजें की है, ये वो कभी पहले से नहीं चाहता, क्योंकि वो अमेरिका का हथियार इस्तेमाल करके ईरान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता। पहली चीज है लारीजानी। किसी ने, वर्ल्ड मीडिया ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी वेनेजुएला में क्यों जल्दी खत्म हुआ? क्योंकि वो जो डेल्सी रॉड्रिगेज है, उसके साथ अमेरिका का सेटिंग पहले ही हुआ था, इसलिए वो 40 मिनट में खत्म हुआ। मेरा मानना है, और 10 साल बाद जब इस पर हिस्ट्री लिखेगी या 1 महीने बाद रिपोर्टिंग होगी, यही ऐसा ही होगा जो मैंने कहा था कि लारीजानी के साथ अमेरिका की पूरी सेटिंग हो गई थी। लारीजानी बाहर से कुछ बोलेगा, उसके साथ डील करेंगे और 2 दिन में खत्म होता था। वो लारीजानी को ही इजराइल ने ठोक दिया। किसने बोला था उसको ठोकने को, लारीजानी को? दूसरा था साउथ पार्स फील्ड पे अटैक, वो इजराइल ने किया, बहुत गलत किया।
और तीसरी चीज़ है कि अभी जब सीज फायर की बात हो रही है तो अभी लेबनान पे इतना बड़ा हमला किया, तो इजराइल तो अभी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। और आप जो कहते हैं ना कि अमेरिका इजराइल उसकी सुनता नहीं है, अभी आपको देखने को मिलेगा 2 दिन में कि कोई जब दीवार देखता है तो रिवाइंड करके गाने नहीं देखता, अमिताभ के डायलॉग देखता है। वो अभी शशि कपूर को बोलना पड़ेगा, अरे पिंटू तू इज्जत दौलत